हाँ तो बच्चों, पिछले टर्न पे हम लोगों ने क्वेश्चन एक कंडक्टर के लिए बोला था आप लोगों को ट्राई करने के लिए। उसमें आप लोगों का एक पार्ट तो मैं बता दिया था, दूसरा पार्ट में बोला था कि आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। तो ये मैं बोला था ये 6 मीटर है, सॉरी ये 8 मीटर ले लो, और यहाँ पे 6 मीटर पर एक पॉइंट P है यहाँ पे पॉइंट चार्ज Q0 रखा है। ये कंडक्टिंग स्फीयर है। कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर सेंटर से कुछ 6 मीटर दूरी पर एक पॉइंट है P, जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो अब ये बात तो सबको पता है ना कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। तो ये लाइंस जो हैं ये कंडक्टर के लिए एक एक्सटर्नल फील्ड का काम करेगा। तो ये कंडक्टर एक तरीके से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो इधर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये तो कंडक्टर के लिए रहेगा ही, ठीक है। अब इस जगह पे पहले पॉइंट चार्ज, अब आपको याद करो एक बार मैं बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम्स लॉ ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आसपास कितने चार्जेस हैं, सबको सुपरपोजिशन थ्योरम में लगा के हम निकालते हैं। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो तो सीधा सीधा हो जाएगा E1। तो E1 की वैल्यू तो सीधा सीधा लिख दोगे कि Q0 बाई ये 6, 8, 10, 100। और ये पॉइंट P कंडक्टर के अंदर है। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 0 फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। वो समझा दूंगा मैं आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे जो होगा कंडक्टर पे वो हमेशा क्या रहेगा, 0। तो ये तो इसकी वजह से आ रहा है, तो इसका मतलब इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से इसी के बराबर और इसके अपोजिट होना चाहिए, तभी तो काम बन पाएगा। तो इंड्यूस्ड की वजह से भी कितना हो जाएगा, इतना ही इसके अपोजिट। इसमें किसी को कोई कष्ट नहीं है। ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की मैं बात करूं तो मैं आपसे पूछ सकता था कि मुझे बताओ पॉइंट P का पोटेंशियल, फाइंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P। अब अगर मैं आपसे पूछता कि पॉइंट P का मुझे पोटेंशियल बता दो, क्या होगा? सोच के बताओ। पॉइंट P का पोटेंशियल, फाइंड VP, फाइंड VP। अच्छा, 1 मिनट के लिए पॉज करना और आप ट्राई करना, मैं बता रहा हूँ तब तक। हम 3 प्रॉपर्टीज़ जो भी पढ़ा है उसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा रटा रहना चाहिए, आपके टिप पे हमेशा होना चाहिए। पहली बात, आपने अभी अभी लिखा होगा पिछले टर्न पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, हेंस द कंडक्टिंग रीजन बिहेव्स लाइक एन इक्विपोटेंशियल रीजन। मतलब हर जगह का पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। अच्छा, तो इसका मतलब होता है कि VC इज इक्वल टू VP। तो हम VC निकाल ले तो VP अपने आप आ जाएगा। अच्छा, VC निकालने का तरीका तो यह है कि इधर पॉजिटिव इंड्यूस्ड चार्जेस भी हैं कुछ, और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज Q0 रखा है 8 मीटर की दूरी पे। C पॉइंट के लिए ये चार्ज है Q इंड्यूस्ड माइनस Q इंड्यूस्ड। जितना इलेक्ट्रॉन इधर आया होगा उतना पॉजिटिव इधर गया होगा, ये सब तो हुआ ही होगा। तो C पॉइंट के लिए ज़रा सोचो कि सारा नेगेटिव जितना होगा उतना पॉजिटिव होगा, लेकिन सारे चार्जेस बराबर दूरी पे है ना। तो इंड्यूस्ड की वजह से VC जो होगा वो V इंड्यूस्ड की वजह से पोटेंशियल प्लस V Q0 की वजह से, 2 पॉइंट इस जगह पे पोटेंशियल इसकी वजह से और इसकी वजह से, 2 की वजह से होगा, और V इंड्यूस्ड 0 होगा। इसका एक्सप्लेनेशन आप पहले सोचिएगा, स्क्रीन पॉज करके, फिर मैं बता रहा हूँ। अब सुनिएगा कि भाई यहाँ से सारे चार्जेस बराबर दूरी पे हैं। जितना 5 कूलम नेगेटिव है तो 5 कूलम पॉजिटिव भी होगा।
वो सब के क्यू बाई आर के क्यू बाई आर के क्यू बाई आर करोगे तो जितना नेगेटिव का वजह से आएगा उतना पॉजिटिव की वजह से आएगा, वी इंड्यूस्ड सेंटर के लिए जीरो हो जाएगा। तो वी इंड्यूस्ड सेंटर की वजह से जीरो हो जाएगा, तो वी पी जो आ जाएगा, वी पी भी उतना ही होना है। तो वी पी का आंसर आ गया के क्यू नॉट बाई 8। ये आंसर आ गया, ठीक है ना। तो बढ़िया है। अच्छा, एक होमवर्क आज फिर मैं दे रहा हूँ, इसको आप ट्राई कीजिएगा और जिसका आ जाए वो मुझे बताएगा। होमवर्क एक मैं फिर दे रहा हूँ, फाइंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। ठीक है, ये जरा सोचिएगा, आप लोग बताइएगा। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ रखा है उसके बेसिस पे तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी कंडक्टर को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक रीजन फील्ड में रखेंगे तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और पूरा कंडक्टिंग रीजन जहाँ तक कंडक्टर बिखरा पड़ा है उस पूरे कंडक्टिंग रीजन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। ये पूरी बात अभी तक की समझ में आई, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ एक ये कंडक्टर है, मतलब मटेरियल यहाँ तक है पूरा, इस आर्बिट्रेरी शेप का, बीच में कैविटी है, ये समझो ये कैविटी है, ठीक है। अब इसको अगर ये मटेरियल है कंडक्टर का, ये इतना मोटा है, तो आप इसको अगर चार्ज क्यू नॉट दोगे तो बताओ क्या होगा। आप जरा सोचिएगा कि चार्ज क्यू नॉट दोगे तो अंदर वाले सरफेस पे आएगा कि बाहर वाले सरफेस पे जाएगा कि कहाँ जाएगा। अभी अभी मैं आपको बताया था कि अगर आप चार्ज क्यू दोगे तो हमेशा कहाँ चला जाएगा, सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा तो यहाँ पे कहाँ जाएगा। तो उसके बेसिस पे मैं बताऊँ तो अब अंदर रहेगा, सरफेस पे रहता है चार्ज अंदर तो रहेगा नहीं। कंडक्टर के लिए चार्ज अंदर नहीं होगा, जो चार्ज आएगा वो हमेशा कहाँ रहेगा, सरफेस पे रहेगा कि अंदर भी रहेगा, ये नहीं समझ में आ रहा है। कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, वो नहीं समझ में आ रहा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं अंदर भी हो सकता है, चलो ठीक है। इस सरफेस पे कुछ चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, इसको पता करने के लिए हम लोग एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, गॉस थ्योरम। इस गॉसियन सरफेस में फ्लक्स बताओ कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि होता क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। वो क्या ये गॉसियन सरफेस जो होता है वो कंडक्टिंग रीजन में है, इंटीग्रल ई डॉट डी ए। बोलो भाई, ये गॉसियन सरफेस जस्ट आउटसाइड है, तो जस्ट आउटसाइड होगा तो वो रीजन जो होगा, बाउंड्री जो होगा गॉसियन सरफेस का, वो कंडक्टिंग रीजन में आ जाएगा। और कंडक्टिंग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो ये पूरा पूरा क्या बन गया, जीरो। तो इसका मतलब क्यू इन क्या हो गया, जीरो। ये बात याद रखिएगा कि जब भी आप, इसका मतलब ये हो गया कि अंदर कोई चार्ज नहीं जाएगा। तो ये बात आप याद रखिए हमेशा के लिए कि जब भी आप कंडक्टर को चार्ज दोगे तो हमेशा कहाँ पे आएगा चार्ज, आउटर सरफेस पे। ये प्रॉपर्टी नंबर हमें लग रहा है 4 है, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 याद रखिएगा आप लोग कि ये पूरा चार्ज कहाँ पे रहेगा,
आउटर सरफेस पे। प्रॉपर्टी नंबर 4 लिख लीजिएगा। इफ वी गिव सम चार्ज टू अ कंडक्टर then all the charges will reside on outer surface। आइसोलेटेड कंडक्टर बोलना पड़ेगा मुझे टेक्निकली, आइसोलेटेड तो बाद में मैं समझा दूंगा आइसोलेटेड का मतलब क्या है, ठीक है। तो चार्ज दोगे तो हमेशा कहाँ पे जाएगा, आउटर सरफेस पे। ये बात अपने को याद रखना है हमेशा। किसी भी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ बहुत ढंग से याद रखनी है अपने को। जितनी बातें अभी तक पढ़ा उसके बेसिस पे बोला जाए तो पहली बात हम लोगों ने सीखा था कि कंडक्टर क्या होता है। पहली प्रॉपर्टी, कंडक्टर में ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। दूसरी बात हम लोगों ने बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ये 0 होगा, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इंड्यूस्ड प्लस एक्सटर्नल दोनों मिला के। हम रिवाइज करा रहे हैं क्या क्या अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। और हम लोगों ने पढ़ रखा है तीसरी प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कांस्टेंट होगा। कंडक्टर एक्ट्स एज एन इक्विपोटेंशियल रीजन and surface acts as an equipotential surface। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं सारे। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चौथी प्रॉपर्टी जो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि चार्ज दोगे किसी कंडक्टर को और इसका इनर रेडियस कुछ हो, आउटर रेडियस कुछ हो, तो चार्ज हमेशा कहाँ पे आएगा, तो चार्ज हमेशा कहाँ पे आएगा, तो चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे रहेगा। ये 4 प्रॉपर्टीज़ इम्पॉर्टेंट हैं कंडक्टर के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये 4 बातें हमें समझ में आ गया अभी तक कंडक्टर को लेके। आगे बढ़ते हैं। देखो, इस क्वेश्चन स्मार्ट तभी बनेगा जब आप कंडक्टर की प्रॉपर्टी जानते होंगे। अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था पोटेंशियल कैलकुलेट करना, ये सब कितना टफ, सोचो तो टफ है बहुत। अदरवाइज प्रॉपर्टी पता है तो उसका लॉजिकल यूज करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब एक बात और भी है, ये मतलब ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। ऑब्जर्वेशन बेस्ड कैसा है कि अगर मान लो हर जगह का रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है यार, पहले समझ लो आप लोग। एक सर्कल है, सर्कल का इतना पार्ट काट के निकाल दो, अलग कर दो, और बोलो कि बताओ ये किस सर्कल का पार्ट था, तो पार्ट काट के निकाला गया, तो ऐसे 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 कंस्ट्रक्ट करोगे तो बन जाएगा। और अगर ऐसा पार्ट है, इसको काट के निकाला गया तो ये छोटा सर्कल है। अगर फ्लैट पार्ट है तो उसको कंस्ट्रक्ट करोगे तो इनफाइनाइट रेडियस का बन जाएगा। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर पहचानने का तरीका, ठीक है ना। तो अब आप खुद बताओ कि
अगर ऐसे कंडक्टर को चार्ज क्यों दोगे, मटेरियल है, सॉलिड है, मतलब चलो कैविटी होगा भी तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इनर सरफेस पे रहता ही नहीं, आउटर सरफेस पे। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होता है उसको ज़रा समझिएगा आप लोग। ये चार्ज असलियत में इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है कि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है। चार्ज कंडक्टर के लिए, कंडक्टिंग मटेरियल के लिए केवल चार्ज कहाँ पे रहता है, सरफेस पे रहता है। कंडक्टिंग मटेरियल के लिए चार्ज केवल सरफेस पे रहता है, तो कंडक्टर के लिए केवल सिग्मा डिफाइन करने की ज़रूरत है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या डिफाइन करने की ज़रूरत है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। कंडक्टर और इंसुलेटर में एक अंतर है कि कंडक्टर को आपने चार्ज दिया तो वो आपको रखने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ पे रख, यहाँ पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करें, नहीं, वो अपने आप अरेंज हो जाएगा। मतलब कंडक्टर को अगर आप चार्ज देंगे तो आपको अभी पिछले प्रॉपर्टीज़ में मैं लिखवाया था कि चार्ज कंडक्टर पे इस तरह रिसाइड हो जाता है कि वो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दे, कैंसिल आउट करके जीरो कर दे। मतलब कंडक्टर को चार्ज आपने दिया तो ये आपका काम नहीं है कि चार्ज कैसे कैसे रखे कहाँ पे। ये इंसुलेटर में आप कर सकते हैं, जैसे इंसुलेटिंग मटेरियल है, ये इंसुलेटर है, तो ये इंसुलेटर में यहाँ पे चार्ज देंगे, यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिट कर दीजिए, तो वो जहाँ पे फिट कर देंगे वहीं रहेगा। कंडक्टर में आपको बस देने का है, वो अरेंजमेंट कंडक्टर का खुद का काम है। इफ़ we give some charge to a conductor, then charges will reside on the conducting surface in such a manner so that net electric field inside the conductor becomes zero। अगर आप कंडक्टर को चार्ज देते हो तो वो इस प्रकार चार्जेस को रिसाइड करता है सरफेस पे कि जिससे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर कितना हो जाएगा, जीरो। देखो दो बहुत महत्वपूर्ण बातें, एक इंसुलेटर और एक कंडक्टर, दोनों में अंतर समझो कि कंडक्टर वह है जिस पे चार्ज देने के बाद आपको रखना नहीं है कहाँ कहाँ, वो अपने आप अरेंज कर लेगा, इस तरह अरेंज करेगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। इंसुलेटर वह है कि जहाँ पे चार्ज दे दिया, ये इंसुलेटिंग मटेरियल है तो यहाँ चार्ज रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, तो वो जहाँ रख दिया वहीं रहेगा, आपको अरेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन कंडक्टर में ऐसा नहीं है, कंडक्टर में एक बार आपने दे दिया चार्ज तो वो अपने आप अरेंज करेगा, ठीक है ना। और वो किस तरह अरेंज करता है इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कंडक्टर खुद करता है तो इसलिए उसके बारे में जानना ज़रूरी है। इंसुलेटर खुद नहीं करता, उसको तो आप रखते हो कहाँ कहाँ रखना, इसलिए उसके बारे में जानना ज़रूरी नहीं, क्योंकि हमें ही करना है, जिसकी खुद की प्रॉपर्टी तो उसके बारे में जानना ज़रूरी है। ये कंडक्टर को देखो, कंडक्टर के प्रॉपर्टी बहुत महत्वपूर्ण, कंडक्टर के सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, पहली बात। कंडक्टर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, दूसरी बात। कंडक्टर पूरा कंडक्टिंग रीजन इक्विपोटेंशियल रीजन होता है, सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। कंडक्टर को चार्ज दोगे तो आउटर सरफेस पे आ जाएगा, और आउटर सरफेस पे आने के बाद किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा ये बात समझने की है। तो वो बोला जा रहा है चार्जेस reside on the outer surface in such a way that surface charge density is inversely proportional to local radius of curvature। ये टर्म समझिएगा, लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर। लोकल आर क्या है, लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर। सरफेस चार्ज डेंसिटी, लोकल ये भी है। मतलब लोकल का मतलब ये नहीं है, क्वालिटी से नहीं मतलब है। लोकल का मतलब है कि इस जगह का, जैसे देखो इस जगह को देखो तो इसका सरफेस, ये सरफेस इतना देखो तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत बड़ा होगा। आप इमेजिन करो, लगभग फ्लैट दिखाई दे रहा है क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो तो बहुत छोटा बना,
इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो तो बहुत बड़ा बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे चार्ज कम होगा इस रूल के अकॉर्डिंग, यहाँ पे चार्ज ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बात हमें याद रहना चाहिए। तभी आप देखो तो आपकी ज़िंदगी में जितना आसपास का कंडक्टिंग मशीन हो, चाहे रोटर फैन का देखो, सब स्मूथ होता है। ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम से कम रखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे चार्ज ज़्यादा आ जाएगा, और चार्ज अगर ज़्यादा आएगा तो वहाँ पे चार्ज ज़्यादा, तो वहाँ के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 हो गया। आप प्रॉपर्टी नंबर 6, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 हो गया ना। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो दिखाई भी दे रहा है इस तरह। ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर 7, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 आप लोगों ने लिख लिया होगा। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या लिखोगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, तो अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे, अगर मान लो स्फेरिकल है, तब कैसा होगा, तो अगर स्फेरिकल है और तब चार्ज दोगे Q, तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्योंकि हर जगह का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो वही स्फीयर ही है, तब यूनिफॉर्म होगा। तब कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। ये सारी बातें कंडक्टर के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, याद रखिएगा। ये पॉइंट वाइज आप लोग याद रखिएगा हमेशा, पॉइंट रटा रहे एकदम टिप पे, नोट्स में एक शॉर्ट नोट्स टाइप का, कि पहला कंडक्टर वो होता है जिसके सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। कंडक्टर वो होता है जिसमें चार्ज आपको देना है वो अपने आप रीअरेंज हो जाएगा। कंडक्टर वो होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। कंडक्टर वो होता है जिसका पोटेंशियल पूरे रीजन का कांस्टेंट होता है, आउटर सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह एक्ट करता है। ठीक है, कंडक्टर वो होता है जिसमें चार्जेस खुद से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इस तरह रीडिस्ट्रीब्यूट होगा कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, साथ में चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ तक की बातें हमें समझ में आ गई। मैं बात करूं कि कंडक्टर में लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये सारी बातें हमें समझ में आ गई। एक प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड just outside the conductor। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। तो भाई जहाँ चार्ज ज़्यादा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, ये तो आप पढ़े ही हो, बेसिक तरीका है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। मान लो E1 है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना डिस्ट्रीब्यूटेड, तो बाहर की तरफ ये होगा E2 होगा। ये बातें आप सभी को समझ में आ रहा होगा। यहाँ कहीं भी मान सकते हो, यहाँ ज़्यादा डेंस है। और कहाँ E1 पक्का बात है कि E1 जो होगा वो ग्रेटर देन E2 होगा, क्योंकि E2 के पास चार्ज कम है, देख के लग रहा है ऐसा। तो ये मतलब आप लोग याद भी रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर वो कितना होता है उसको हमें बताना है।
तो देखो गॉसियन सरफेस, चलो मुझे जस्ट आउटसाइड की बात कर रहा हूँ मैं, मुझे यहाँ पे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एट पॉइंट ए पर। तो क्या करूँगा मैं, एक गॉसियन सरफेस बना लूँ। तो एक गॉसियन सरफेस ऐसे बनाओगे, सिलेंड्रिकल बनाओगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं है। तो इंटीग्रल ई डॉट डी ए, यहाँ का चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान लो, सरफेस एरिया इसका डिफरेंशियल एरिया स्मॉल ए मान लो, तो ई इंटू टी ए सिग्मा डी ए बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि क्यू इन देखो इसका एरिया, तो ई की वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई सॉरी ई ए, हाँ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये याद रखना है अपने को। इंसुलेटर के केस में याद रखना, रिजल्ट आया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कंडक्टर के लिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इस जगह का सिग्मा ज़्यादा है, लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण रिज़ल्ट है कंडक्टर के लिए। कंडक्टर है तो कंडक्टर पे आउटर सरफेस पे चार्ज होगा, तो किसके पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वो फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये कैसे निकाला, तो एक पॉइंट ले लिया, उसके लिए यहाँ पे गॉसियन सरफेस ऐसे बना लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल बाहर की तरफ होगा, तो इसके सिलेंडर के फ्लैट सरफेस से ही निकलेगा, क्योंकि इस वाले सरफेस से तो जीरो होगा, एरिया वेक्टर इधर जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, तो 90 डिग्री ये तो कर्व्ड सरफेस से इधर, तो इसका सरफेस एरिया हमने डी ए मान लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान लिया, तो ई इंटू डी ए, यहाँ पे चार्ज कितना होगा, सिग्मा इंटू डिफरेंशियल एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण फॉर्मूला है सब। यहाँ पे बात हो रही है कि हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 8 तक पढ़ लिए, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। आपको बोल दिया चलो बताओ ये कंडक्टिंग सरफेस है, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगा, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, तो पक्का बात है बी पे सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये शार्प टर्न है, वहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए ऐसे फर्जी क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही सोचेंगे प्रॉपर्टी की बेसिस पे, ठीक है। बच्चों अब कंडक्टिंग सरफेस पे चार्ज है पूरा, ठीक है ना, एक जैसे कंडक्टिंग सरफेस है, ऐसा कोई कंडक्टिंग सरफेस है, तो इस पे चार्ज दोगे तो कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चार्ज पूरे सरफेस पे, और ये चार्जेस जो आपस में हैं, ये चार्ज ये आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो एक्सपीरियंस करेंगे ना। तो जैसे मतलब एक यही मैं एक पेज आपको लूँ और आपको जैसे यही है, तो इस पे जैसे फोर्स है, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रख दो, एक यहाँ पे पॉइंट चार्ज रख दो, तो अपने आप इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, क्योंकि वो तो दोनों रिपेल करना चाहेंगे। एक धागे में दो एंड पे चार्ज बांधे तो टेंशन डेवलप हो जाएगा, तो स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। हम कहते हैं प्रेशर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है उसका रिजल्ट
सीधा सीधा याद रखिएगा। और ये प्रूफ आप लोग खुद से सोचिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होता है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। प्रॉपर्टी नंबर 9, कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये चार्जेस पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं और ये चार्ज आसपास है तो आपस में रिपल्सन होगा तो एक प्रेशर डेवलप होगा जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो वो प्रेशर क्या है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू हमें याद रखना है। इसका प्रूफ अगर आप कहोगे तो लाइव क्लास में मैं समझा दूंगा, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, कोई पूछा उछा नहीं जाता, ना तो बोर्ड में कभी किसी एग्ज़ाम में नहीं। ठीक है, फील के लिए मैं आपको इंडिविजुअल क्लास में समझा सकता हूँ अगर आप बोलेंगे तो। अदरवाइज मेरे हिसाब से तो रिज़ल्ट ही याद रखो। नीट के लिए तो एकदम पक्का रिज़ल्ट ही याद रखना है। तो 9 प्रॉपर्टी है पूरा कंडक्टर का। कंडक्टर ख़त्म, कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक में हो चुका। और ये 9 प्रॉपर्टी मैं बोला हूँ, 9 प्रॉपर्टी आप पढ़ने के लिए कॉपी लीजिए सादा और उस पर लिख लिख के 9 प्रॉपर्टी लिख लिख के याद करो खुद से। जैसे बैठा मैं 9 प्रॉपर्टी खुद चलते चलते याद बोलो, इसे रटा जाए पूरा कंडक्टर। प्रॉपर्टी नंबर 1, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, इलेक्ट्रॉन फ्री। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है अपना कि प्रॉपर्टी नंबर 2 में अपना इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इनसाइड। प्रॉपर्टी नंबर 3 V कांस्टेंट। प्रॉपर्टी नंबर 4 चार्जेस सरफेस पे, आउटर सरफेस पे होगा। लिख लो ऐसे आप याद करो। प्रॉपर्टी नंबर 5 सिग्मा वाला है। प्रॉपर्टी नंबर 6, ये सब याद होने के बाद हम लोग क्या किए थे? इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। प्रॉपर्टी नंबर 7 सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट साथ हैं। तो ये सब याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एकदम लास्ट टॉपिक पे हम लोग पहुंचते हैं। स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, स्फीयर पूरा हमें पढ़ना है। तो स्फीयर की बात करते हैं तो सबसे पहले स्फीयर समझ लेते हैं। आप लोग जानते भी होंगे। वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्फीयर क्या क्या हो सकता है? 4 प्रकार के स्फीयर होते हैं, आप सभी लोग पहले से जानते हैं। मटेरियल के बेसिस पे तो मैटर करेगा यहाँ पे, जैसे हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। दूसरा हो गया सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। तीसरा हो गया हॉलो नॉन कंडक्टिंग। चौथा हो गया सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। चार प्रकार के स्फीयर होते हैं। एक बात समझो कि आप चार्जेस जो इस सॉलिड और कंडक्टर इंसुलेटर में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। उसमें चार्ज जहाँ दोगे, नॉन कंडक्टिंग या फिर इंसुलेटिंग, दोनों एक ही चीज़ है। तो इंसुलेटिंग सब्सटेंस स्फीयर में अगर आप चार्ज जहाँ रख दोगे वहीं रहेगा। इसमें चार्ज जहाँ रख दोगे वहाँ पूरे स्फीयर के अंदर, सॉलिड स्फीयर है तो अंदर भी कहीं कहीं रख सकते हैं पूरे स्फीयर में। और इसमें चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, दोनों में ही कंडक्टर में सॉलिड है तो मास के लिए बस सॉलिड है। ये मास मतलब इनर्शियल प्रॉपर्टी के लिए सॉलिड बोलोगे, मास के पॉइंट ऑफ व्यू से, चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉलिड कहाँ रह गया? इसमें चार्ज दोगे तो आउटर सरफेस पे आ जाएगा।
चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर सोचो, जैसे एक बात पहले क्लियर कर दे, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है हॉलो क्या होता है सर। तो हॉलो का मतलब देखो ऐसा होता है कि ये थिन, अंदर मटेरियल नहीं है, केवल ये है, तो ये थिन स्फीयर, या फिर इसी को कई बार हॉलो स्फीयर। अगर आपको नहीं बोला जा रहा है हॉलो स्फीयर में कि उसका इनर रेडियस भी कुछ है और आउटर रेडियस भी कुछ है, जैसे मतलब ये टाइप हो गया कि इसमें मटेरियल बीच में यहाँ तक हो, जिसका कुछ इनर रेडियस हो और कुछ आउटर रेडियस हो, इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस। तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, इसको भी हॉलो की ही कैटेगरी में डालते हैं, हॉलो स्फीयर इसको भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं हॉलो स्फीयर ऑफ इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस। अगर केवल हॉलो बोल रहा है तो थिन स्फीयर बोलो चाहे हॉलो स्फीयर बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। अगर केवल हॉलो स्फीयर बोल के छोड़ दिया तो आपको थिन मान के चलना है, ठीक है ना। अंदर मटेरियल नहीं है, केवल सरफेस पे लेयर, जैसे मतलब थिन और हॉलो कैसे बनता है, इनर रेडियस आउटर रेडियस का, जैसे मतलब ये एक पेज है, ठीक है ना, ये जैसे एक पेज है, इस पेज को काट के स्फीयर बना दो और एक पूरी ये किताब इतना लेयर का स्फीयर बनाओ, इतना थिकनेस का, तो उसका इनर रेडियस आउटर रेडियस होगा, तो थिन वो होता है। हॉलो बोलेगा तो आपको थिन ही मान के चलना है, जब तक कि आपको इनर और आउटर ना मेंशन करे, ठीक है ना। सॉलिड तो पता ही है सबको, सॉलिड का मतलब क्या होता है, पूरा मटेरियल यहाँ भी प्रेजेंट हो। सॉलिड का मतलब ये जो बेसिस मैंने बताया है, ये ऑन द बेसिस ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन। मास डिस्ट्रीब्यूशन की फील आपको आती है, क्योंकि मास के हिसाब से आप सोच पा रहे हो कि अंदर मास नहीं है, इसमें यहाँ पे मास नहीं है, कुछ नहीं है, मटेरियल ही नहीं है, तो मास क्या होगा। यहाँ पे पूरा मास है, मटेरियल है, मास है तभी चार्ज है। तो बिना मास का चार्ज तो हो नहीं सकता, लेकिन बिना चार्ज का मास हो सकता है। तो ये पूरी बात हो गई, इतने टाइप के स्फीयर होते हैं। अब एक बात, जहाँ तक रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें तो पढ़ना है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ना, ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी किस बात पे डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी तो मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा। तो पक्की बात है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा, मास के डिस्ट्रीब्यूशन से तो कुछ लेना देना नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब मुझे पढ़ना क्या क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब अपने को क्या क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यही सब तो जानना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ये सब चीज़ें जाननी है हमें। तो ये सारी चीज़ें जाननी है तो हमें चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो आप खुद बताओ कि अगर इसको हॉलो है तो मतलब थिन ही है, कंडक्टिंग है, तो इस पर चार्ज दोगे तो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये इस पर चार्ज ऐसे आ जाएगी। स्फीयर है तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही। अच्छा, इसके लिए ये हो गया। इसके लिए क्या होगा, सॉलिड है उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कंडक्टर के बाहरी चार्ज होता है, आप अंदर मटेरियल भले हो, आउटर सरफेस पे चार्ज आता है, प्रॉपर्टी अभी भी पढ़ा है। नॉन कंडक्टिंग है तो जहाँ चार्ज दोगे वहीं रहेगा, लेकिन वो थिन ऑलरेडी है, हॉलो बोल रखा है। अगर हॉलो नहीं बोल रखा होता तब तो आपकी बात मान लेता मैं, लेकिन वो थिन है ही है, और थिन का मतलब है अंदर मटेरियल ही नहीं है, तो कहाँ से चार्ज रख सकते हो। तो इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह होगा। ये जो है अलग है थोड़ा सा, इसमें जहाँ मन में आए, जैसे मन में आए चार्ज रखो। तो इसका मतलब बोला जाए, कहने के हिसाब से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में आप अलग अलग भले इसको बोलो,
सबका नाम अलग अलग बोलो, लेकिन ये तीनों स्फीयर ये एक ही प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, सब एक जैसे हैं। सेम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल आएगा, क्योंकि वो एक जैसे हैं। तो मैं बोलूँ इसको हम बोल देते हैं ग्रुप 1 स्फीयर, मतलब कहने के टर्म्स में ऐसे ये तीनों स्फीयर को एक कैटेगरी में रख दो, केवल सॉलिड नॉन कंडक्टिंग एक कैटेगरी में रख दो, उसको अलग पढ़ेंगे। ये पूरा एक साथ पढ़ लेते हैं पहले, कंडक्टिंग, हॉलो, नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग, पूरा कंडक्टिंग वगैरह सब एक साथ पढ़ लेते हैं, एक बस अलग से पढ़ लेंगे। क्यों? तो ये पूरी बात एक साथ पढ़ लेते हैं। तो इस पूरे ग्रुप 1 स्फीयर में कौन कौन आ जाएगा? क्वेश्चन में अगर लिखा है हॉलो नॉन कंडक्टिंग तो मतलब इसी में, सॉलिड कंडक्टिंग तो मतलब यही है, हॉलो कंडक्टिंग तो मतलब यही। इमेजिन भी करना आप, सॉलिड कंडक्टिंग मतलब आउटर सरफेस पे रहना है तो एक ही जैसा होगा, हॉलो कंडक्टिंग तो अंदर मटेरियल ही नहीं है तो वहाँ चार्ज कहाँ से रख सकते हो। ये सारी बातें हमें समझ में आ गई, आपको भी समझ में आ गई होंगी। तो इसका हम नाम रखेंगे ग्रुप 1 स्फीयर। ग्रुप 1 का मतलब तीनों एक ही, तीनों की वजह से अलग अलग नहीं पढ़ेंगे हम। इसको क्या बोलेंगे? ग्रुप 1 स्फीयर। किताब में ग्रुप 1 नहीं लिखा रहेगा, मैं आपको एक साथ किताब में अलग अलग नाम देगा, तो आपको समझने के लिए हम एक ही में बांट दे रहे हैं, ठीक है ना। जैसे हम बोल दे रहे हैं आपको समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ड्यू टू अब क्या लिखें? ड्यू टू में सब हॉलो कंडक्टिंग या फिर हॉलो कंडक्टिंग या फिर हॉलो नॉन कंडक्टिंग या फिर सॉलिड कंडक्टिंग, इन सभी को हम लोग एक साथ बोलते हैं चलो ग्रुप 1 स्फीयर। बार बार हम इसको क्या कहेंगे? ग्रुप 1 का मतलब आपके लिए, हमारे लिए कोड वर्ड रहेगा ग्रुप 1 स्फीयर। तो ग्रुप 1 स्फीयर का मतलब ये तीनों, ठीक है ना, तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन एक है। अब स्फीयर में हमें, स्फीयर की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। तो बच्चों ज़रा बताओ, स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पढ़ना है, तो स्फीयर की वजह से इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही होगा, ये तो आप लोग समझ ही रहे हो। इसी तरह का होगा, यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म कर नहीं सकते हो। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेंटर ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे पूछने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? आप या तो किसी पॉइंट ए पे पूछ सकते हो या फिर किसी पॉइंट बी पे पूछ सकते हो। मतलब या फिर आप आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट बी हो सकता है। मतलब ये कौन सा सिचुएशन है? आर लेस देन कैप्ट रेडियस ऑफ स्फीयर, ये कौन सा पोजीशन है? आर ग्रेटर देन, देखो अब अंदर पूछ सकते हो या बाहर पूछ सकते हो। स्फीयर के अंदर, और ये क्या है? बाहर। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये बोलने के लिए गणित में बोला जाता है
डिस्टेंस ऑफ पॉइंट लेस देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ग्रेटर देन आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। टेक्निकल टर्म, मतलब गणित थोड़ा आता हो तो आपको समझ में। अंदर बोलने के लिए आप बोल दो कि वो पॉइंट जिसकी दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर से कम हो, तो उसको ऐसे बोल सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, जो पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर से कम होगा तो वो अंदर पॉइंट होगा, जिस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर से ज़्यादा दूरी होगा तो वो बाहर होगा। तो अंदर किसी पॉइंट पे और बाहर किसी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, ठीक है। तो ये मुझे बताना है, तो ये अभी हम सॉल्व करते हैं आप सभी के लिए। रिज़ल्ट, कुछ कॉमन रिज़ल्ट जो हैं, जैसे बच्चों कि ये है, ठीक है ना, आउटर पॉइंट के लिए फॉर आउटर पॉइंट स्फीयर बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वो हमेशा के लिए सदैव ग्रुप 1 ग्रुप 2 फॉर ऑल द स्फीयर, काइंड्स ऑफ स्फीयर, मतलब ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों के लिए। फॉर आउटर पॉइंट स्फीयर बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज फॉर ऑल काइंड्स ऑफ स्फीयर, ग्रुप 1 ग्रुप 2, मतलब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए भी। बाहर के लिए वो क्या, कैसे रिजल्ट कैलकुलेट करोगे, डायरेक्ट पॉइंट चार्ज मान लो बाहर के लिए, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी, ये कॉमन प्रॉपर्टी है पूरे स्फीयर के लिए, केवल इसके लिए नहीं है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये दोनों स्फीयर के लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट जो मैं गॉस लॉ के हेल्प से ही इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कैलकुलेट करना है, इन सभी में कुछ भी कैलकुलेट करना हो, चाहे अंदर चाहे बाहर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉइंट चार्ज की वजह से कैसा होता है, रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगा फॉर ऑल काइंड्स ऑफ स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड is always radially outward for all kinds of sphere. रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव रहेगा तो इनवर्ड भी हो सकता है, सॉरी नेगेटिव होगा तो अंदर की तरफ भी आता है, इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों ही हो सकता है। मतलब वो कहने का तात्पर्य रेडियल होगा हमेशा, ये याद रखो, ठीक है ना। ये कॉमन बातें हैं सारे स्फीयर के लिए। ये दो बातें मैं बता चुका, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर के लिए क्या मानोगे, पॉइंट चार्ज, बाहर के लिए क्या मानना है, पॉइंट चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसा रहेगा, आउटवर्ड। गॉस थ्योरम के हेल्प से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, ठीक है। और गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम के हिसाब से इंटीग्रल ई डॉट डी ए, गॉस लॉ की बात करें, इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ का अप्लाई करने का तरीका मैं बताया था। गॉस लॉ को जिस पॉइंट पे पता करना हो, उस पॉइंट से गॉसियन सरफेस पास होना चाहिए।
इस तरह मानो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज आइदर परपेंडिकुलर और पैरेलल टू द सरफेस। अब स्फीयर के केस में रट लो, केवल स्फेरिकल मानना ही है, दूसरा कुछ मानना ही नहीं है, क्योंकि भाई रेडियल डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का हमेशा। जब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियल ही होगा, ये बोल दिया गया है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियल है तो स्फेरिकल हमेशा मानो, दिमाग ही मत लगाओ। अच्छा, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का हमेशा एंगल क्या रहेगा, जीरो, तो जीरो रहेगा, तो E इंटू इंटीग्रल डी ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई ए क्या होता है, आर दूरी पे होगा तो E इंटू 4πr स्क्वायर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सब मिला जे के केवल आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, क्यू इन। क्यू इन बताना है, क्यू इन आपने बता दिया तो रिजल्ट आप सारे बता लिया करोगे। बस आपको क्यू इन कैलकुलेट करना हुआ करेगा, ठीक है ना। अभी जनरल बात में बता रहा हूँ, किसी को भी कोई इसके लिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं शुरू करता हूँ, केवल आपके लिए क्यू इन, ये वाला इधर का फिक्स है, E इंटू 4πr स्क्वायर फिक्स है, कोई भी स्फीयर हो, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों स्फीयर के लिए वैलिड है ये हमेशा याद रखो। केवल क्या कैलकुलेट करना है, क्यू इन, ठीक है ना। अब चलो, अब हम लोग शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, पहले सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड हम बात करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो, चार्ज ऐसे है Q, सेंटर से हमें कहाँ कहाँ बताना है, A पॉइंट पे और B पॉइंट पे। A की वैल्यू है R लेस देन R, B पॉइंट आउटर है, A पॉइंट ये है और B पॉइंट ये है। डिस्टेंस दोनों का स्मॉल r से डिनोट कर रहा है, स्मॉल r ये रेडियस। तो A पॉइंट के लिए गॉसियन सरफेस लगाओगे तो ऐसे गॉसियन सरफेस बनाओगे, ठीक है ना। तो इसके लिए गॉसियन सरफेस बनाओगे तो E डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, क्यू इन देखो जीरो है, कोई चार्ज ही नहीं होता कंडक्टर के अंदर, आपको पता है। तो E इंटू 4πr स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो मतलब E की वैल्यू अंदर जीरो आएगा, याद रखो। ग्रुप 1 स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ये तो हमें पहले से ही पता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, बोलो वो याद ही रखो। बाहर के लिए बात करो अब, तो बाहर के लिए ऐसे गॉसियन सरफेस बनाया आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही होगा। तो बाहर के लिए E इंटू डी ए इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, E इंटू 4πr स्क्वायर। क्यू इन तो पूरा चार्ज ही है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, E इक्वल टू 4π एप्सिलॉन नॉट को K लिख सकते हो, के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या ये पॉइंट चार्ज की जैसा आ रहा है, क्या ये पॉइंट चार्ज के जैसा आ रहा है, लाइक पॉइंट चार्ज। तो इसलिए मैं बोला था कि उसको क्या मान लो, सीधा सीधा पॉइंट चार्ज के ही जैसा मान लो। ठीक है बच्चों, अब इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना है, ग्रुप 1 स्फीयर के लिए अंदर क्या होता है, बाहर क्या होता है, ठीक है। अगले टर्न पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म हो जाएगा इस वीक में, सेकंड लास्ट लेक्चर है आज।
मैं कहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन का ग्राफ बनाओ, मतलब सेंटर से आर दूरी तक चलने पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा, उसके बाद क्या होगा, KQ/R² होना है। तो आप खुद बताओ, यहाँ से यहाँ तक तो 0, उसके बाद में 1R², तो जैसा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो बच्चों बस इतना ही आज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। अगले टर्म पे हम लोग बात करेंगे।